स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वेट करो थोड़ा, कुछ लोग और हो जाएँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ, बोलो। हेलो सर। बोलो, बोलो। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा दिखा देंगे? स्क्रीन वो कर लो थोड़ा। सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा ओपन कर लूँ, अपनी स्क्रीन तो विज़ुअल कर ओके। लूँ फिर। स्क्रीन विज़ुअल है ना? यस यस। ओके। तो प्रॉब्लम किसको थी बोलो? हाँ सर, मुझे थी, देखिए मुझे था, वो ग्रुप में भेजा मैंने। ओके। Let x1, x2, x10 be a random sample from normal 0, sigma square. ओके। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके बाद अपना CSIR स्टार्ट करेंगे। बोला कि एक्स आई इक्वल टू 10 है। ओके, दिस इज फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। ओके, एंड her sigma is an unknown, sigma greater 0 is unknown, and testing is sigma square less or equal to 1 against sigma square greater 1. Okay, a test of size alpha is equal to 0.05 and rejection region है, then summation I equal to 1 to 10 xi square
ग्रेटर 18.307, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। और पूछा उसने बीटा इज द पावर ऑफ, ओके। तो ये बताओ कि बीटा क्या होगा, बताओ भाई, कोई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बीटा तो पावर होता है, ये जो क्रिटिकल रीजन होगा वो अल्टरनेटिव के लिए कितना प्रोबेबिलिटी रखेगा। बीटा इज प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू ओमेगा गिवन H1 मीन्स फाइंड H1 is true, हम्म, ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो पावर, उसने बोला कि पावर सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू 2, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओके। पावर इस पे पूछा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 पर, ठीक है। उसने गिवन दिया है लेट बीटा बी द पावर ऑफ दिस टेस्ट एट सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, ओके। देन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो जाए तब पावर फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई स्क्वायर ग्रेटर 18.307 डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, ओके। ये दिया। तो मुझे बताओ कि एक्स आई स्क्वायर समेशन आई डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर ये क्या फॉलो करेगा, आई स्क्वायर 10। का स्क्वायर 10, ओके। ये का स्क्वायर 10 फॉलो करेगा। तो इस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर 10 ग्रेटर 18.307, ओके। बिकॉज दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, सो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, हाँ ठीक है सर। ओके। तो अब का स्क्वायर यहाँ से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ का स्क्वायर 10 ग्रेटर 18.307 बाई 2, ओके। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ का स्क्वायर 10 ग्रेटर 18.307 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 9.15 टू सॉरी 3 5, यही आएगा ना। बोलो 18.307 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, ठीक है सर, यही आएगा। यही आएगा ना। और देखो उसने 0.05 ये किसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ का स्क्वायर 10 ग्रेटर 18.307, ओके। भाई ये 0.05 का मीन्स क्या है, अल्फा है, ओके। दिस इज अल्फा मीन्स साइज। तो अब तुमको ये फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ का स्क्वायर 10 ग्रेटर 9.1532, तो यहाँ पर कहीं गिवन है ये वैल्यू, हाँ सर, दिया हुआ है तो का स्क्वायर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 होगा, पॉइंट मतलब जीरो एटीन फाइव पॉइंट थ्री जीरो सेवन का वैल्यू दिया हुआ है। 307 का वैल्यू 307, 18.307, 18.307 वो का स्क्वायर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं नहीं और ये फाइव वैल्यू की, परसेंट मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू की, इस नहीं, वैल्यू वो की, वैल्यू नहीं दिया हुआ, वो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये वैल्यू नहीं गिवन है, वो डायरेक्ट, हाँ, नहीं गिवन है। ओके। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो,
9.340 ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन 9.1535 का वैल्यू नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे एक बात कहा कि बीटा का इंटरवल निकालना है। बीटा का कुछ इंटरवल निकलेगा, मतलब पावर का कुछ इंटरवल होगा। क्वेश्चन में तो वही पूछा है, तो इंटरवल कैसे निकाला जाता है? इसमें तो देखो ना, एग्जैक्ट वैल्यू इंटरवल आएगा। इंटरवल आएगा इसमें ना, बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। रीजन ये है ना कि इसने एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं दिया है ना। इसमें आंसर ए ट्रू होगा ना। वो पता नहीं, वो तो ग्रुप में आया था, मैं किया था, मेरा नहीं हो रहा था। लग रहा है यही होगा, क्योंकि 0.505 वहाँ पे है, लेकिन कैसे करूँगा वो पता नहीं। और बीटा का जब मतलब कुछ फॉर्मूला देख रहा था, नहीं तो नहीं उसमें नहीं, तो देखो बीटा एक। देखो, एक्चुअली में जो फाइंड करने का तरीका है वो यही होगा, ठीक है। जो फाइंड करने का तरीका है वो यही होगा जो हमने फाइंड किया है। अब उसने क्या है कि एक्चुअली में अगर तुम्हारे पास टेबल हो तो टेबल से तो तुम ये वैल्यू फाइंड कर दोगे कि एग्जैक्ट क्या होगी टेबल से, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है कि टेबल ना देके, उसने क्या किया है कि टेबल ना देके उसने सिर्फ वैल्यू दे दिया है। और इस हाँ वैल्यू सर, से, वो 9 पॉइंट जो वैल्यू है ना, उसको लेके ही करिए ना, हाँ, तो तो उसको आइडिया आ लेकर, जाएगा। अगर उसको लेकर करेंगे तो ए पार्ट ही तो सही हो रहा है ना, 0.5 से ग्रेटर, 0.5 आ रहा है ना। तो 0.5 ओनली, ओनली ए पे ही तो लाई कर रहा है भाई। काई स्क्वायर 10.5 इक्वल टू है 9.3418। ओके, हाँ हाँ, वो तो वहां से हो जा रहा है। वहां से ए पार्ट ट्रू हो रहा। अब आंसर देखो, ए पार्ट है। एक्चुअली में इसने क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में तुमको जो वैल्यू गिवन है इससे तुमको फार्म करने आनी चाहिए वैल्यू बस। और क्वेश्चन टफ नहीं था। और एक चीज और बताना कि स्टार्टिंग में उसने दिया होगा कि वो काई स्क्वायर कैसे ले रहा है, ठीक है। ये जैम के पेपर में स्टार्टिंग में दिया होगा कि काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे गिवन है। सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आया था वो कैसे आएगा? वो 0.5 से बड़ा और ठीक है, हम्म। लेकिन अगर मैक्सिमम जो वैल्यू आ रहा है ना, वो कैसे निकालेंगे? मतलब वो जो 0.75 होगा, बीटा का मैक्सिमम रेंज, वो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में देखो, ये क्या है कि देखो मैक्स, तुम इसमें देखो, एक्चुअली में इसमें तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। मींस मेरे कहने का मतलब है कि तुम गिवन इन्फॉर्मेशन पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैसे अगर तुम टेबल देखोगे तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, टेबल देखोगे। लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन में तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते ना। मेरी बात समझ में नहीं जो, सर, मैं वो नहीं बोल रहा हाँ हूँ। यहाँ हाँ पे सही है, ये ऑप्शन सही है। मैं हाँ अगर ए को सही मान लूँ, हाँ तो लोअर लिमिट तो मुझे मिल रहा है 0.50, हाँ ओके, क्योंकि टेबल से वही एक सही है। लेकिन मैक्सिमम जो है इंटरवल का 0.75, हाँ अगर उसको अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि मैक्सिमम वैल्यू 0.75 होगा बीटा का, हाँ। तो उसका लॉजिक क्या होगा? मतलब उसको आने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा? 0.75, ओके। हाँ देखिए, ऑप्शन ए में 0.75 और 0.5 इसके बीच में बीटा होगा, यही लिखा हुआ है। तो मैं 0.5 इस तरीके से आ जा रहा है, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। अगर 9.31535 है वो सही है, ठीक है, उसको सही मान लें। लेकिन वो मैक्सिमम वाला कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो मतलब नाल हाइपोथेसिस भी एक इंटरवल में दिया हुआ है, और ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन टाइप का होगा, ग्रेटर देन टाइप का है। तो इसके लिए क्या वन पकड़ ले? देखो इसमें जो पावर फाइंड करना है वो टू पर ही फाइंड करना है ना, एग्जैक्ट। हाँ, 2 पर तो होगा, तो उसमें तो एक ही वैल्यू होगा कि हाँ, 0.5 से ज्यादा होगा। तो ये मेरी तो पहले, सही बोल हाँ, सकते पहले हैं। बात समझो। उसने क्या किया है ना, अब तुम ये समझो। वहां पर तुम्हारे पास टेबल तो है नहीं, टेबल तो पता नहीं वहां पर, नहीं। ठीक है।
अब मुझे बताओ एक वैल्यू 0.5 किस इंटरवल पे लाई कर रही है? वो तो पहले वाले में है। ठीक है, तो 0.5 से हम्म। बिगर वैल्यू होगी, तो ये पहले वाले में ही हाँ। लाई कर रही है। ठीक है, पहले वाले में ही लाई कर रही है, तो पहला ऑप्शन तो होगा। बाकी तुम लास्ट सेकंड जो तुम बोला है 0.75, हम 0.75 नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज उसने ये बोला है कि 0.75 में हम बाउंड कर देंगे। मतलब कि देखो, पहला इंटरवल ये दिया 0.50 कामा 0.75। देखो ये तुम बोला कि सर ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अगर यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू दी है वो 6 पर दी है ना, 6.7372, ठीक है ना? ये दिया 6.7372, ये दिया है ना इस पर। तो उसने क्या करा, तुम्हें सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना था। पहले वाले में ऑप्शन में अगर लाई कर गए वैल्यू, तो पहला वाला ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड पे मत जाओ इसमें, क्योंकि बिकॉज अगर काई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें इंटरवल में थोड़ा निकाल सकते हो, ये तो एग्जैक्ट काई स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है ना यहाँ से। ये प्रोबेबिलिटी तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो ना तुम टेबल से, लेकिन इस इंटरवल की मदद से तुम्हें एलिमिनेट करना था, मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन से तुमको इंटरवल एलिमिनेट करना था ना। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ये जैम का पेपर है, इस पे एग्जैक्ट चीज नहीं हो सकती है। ऑप्शन एलिमिनेट भी किया जाता है, कि एग्जैक्ट हम बाउंड नहीं लगा सकते ना इसकी वैल्यू पे। उसने ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ओनली दिया है इन्फॉर्मेशन। नहीं, वैसे तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना इसकी, कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी। देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है बताओ? मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी। का स्क्वायर टेबल से देखो इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, वो तो देखना पड़ेगा सर। अभी तो मेरे पास काई स्क्वायर टेबल नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ठीक है, वैल्यू मैं तुम, समझ गया। हाँ, हम्म। सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी अगर बेटर टेक्निक मुझे मिलेगी, वैसे अभी तक तो मैंने इंटरवल पे का ही इसका है वो लिखा नहीं, मिलेगी तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर, अगर मान लीजिए बीटा सिग्मा स्क्वायर अगर नहीं दिया होता, हम्म। मान लीजिए टू टू जो दिया हुआ है वो नहीं दिया होता, हम्म। तो तब हम लोग पावर क्या नहीं निकाल सकते थे? मतलब कुछ लेके, हाँ, तो तुम फिक्स मतलब। करते ना, कुछ कुछ फिक्स करते, तुम जो फिक्स करना चाहो वो फिक्स करके निकालो पावर। भाई अपनी अपर तब कंपोजिट क्या हाइपो पावर निकालने के लिए तब। कंपोजिट हाइपोथेसिस है, तो उसको तुम सिंपल हाइपोथेसिस में ब्रेक तो करोगे ही करोगे। हाँ। तो कंपोजिट को सिंपल में ब्रेक करो, और जब सिंपल में तुम ब्रेक करोगे तो उस सिंपल की पावर निकालते जाओ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब सिंपल में ब्रेक करोगे तो पावर निकालोगे, एक स्पेसिफाई वैल्यू पे निकलेगा पावर। बाकी तुम इंक्रीजिंग उसका, फिर इसमें सिर्फ तुम पावर फंक्शन बता सकते हो कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। सब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि पावर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। हाँ, पावर फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग है वो क्या है, एमएलआर किस पे है, इंक्रीजिंग में ही तो मिलेगा ना। ठीक है सर। समेशन एक्स स्क्वायर इसमें एमएलआर मिलेगा। सिग्मा स्क्वायर अननोन है ना, हाँ, समेशन एक्स स्क्वायर एमएलआर, और एमएलआर इंक्रीजिंग, ठीक है, हाँ, पावर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, बोलो अब आते हैं अपने पेपर पे, ठीक है। ये इस बार के जैम के पेपर में आया था क्या? नहीं सर, मुझे एक ग्रुप में मिला था तो नहीं, मैं इस बार ट्राई का, किया था, ये नहीं इसी हुआ। बार का जैम का पेपर है, मद्रास ने बनाया ना, हाँ वही। और सर, कल या परसों आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डिफेक्टिव जो हाइपर ज्योमेट्री में आ रहा था, वो थोड़ा सा समझाएंगे? हाइपर ज्योमेट्रिक या बाइनोमियल? हाँ सर, मुझे तो लग रहा था वो तो हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन आपने कुछ किया था, मैंने पूरा देखा नहीं। वो समझ में नहीं आया था। आपने जो पीडीएफ भेजा ना ग्रुप में, हाँ, उसको मैंने देखा था। तो जो डी डी ग्रेटर देन 7 है, तो। तो ये बताओ, जैसे देखो क्वेश्चन ये था, अब मुझे बताओ। क्वेश्चन ये था, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था कि 10 का हम सैंपल ले रहे हैं, हमारे पास 20 का लाट है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। ये 10 सैंपल हम्म। साइज है, ठीक है। अब इस पे है ये सैंपल साइज है, ठीक है।
दिस इज सैंपल साइज। दिस इज सैंपल। अब उसने बोला नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी है, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव है डी। ओके, फिर उसने टेस्टिंग बोला है डी इक्वल टू 7, बी एस डी ग्रेटर 7, यही है ना, टेस्टिंग यही है ना। और फिर उसने बोला एक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, यही है ना। हाँ सर। एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव। अब ये बताओ कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, बोलो। हाइपरजेमेट्रिक जो बोल रहा था वो बोले हाइपरजेमेट्रिक क्यों यूज होगा। सर यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट बात तो नहीं कहा गया। मैं अगर रिप्लेसमेंट होता तो तब हम तो बाइनोमियल बोल सकते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो लॉट से जो ले रहे हैं हाँ, उस बेसिस में मैंने सोचा था कि हाइपर जियोमेट्रिक होगा, क्योंकि हाइपर जियोमेट्रिक में हम देखते थे ना कि एक डिफेक्टिव और दूसरा सही है, और उसमें हम डिफेक्टिव को रैंडम वेरिएबल चूज कर रहे हैं। तो इस बेसिस में मैंने सोचा था, जब मैंने किया था मैंने हाइपर जियोमेट्रिक सोच के किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ। ठीक है। हाइपरजेमेट्रिक में तुमने पीडीएफ क्या पीएमएफ क्या बनाया था, पीडीएफ और पीएमएफ बोलो। पीडीएफ जो किया था मैंने सर, टोटल तो हमें लेना है 20C एक्स होगा। हम्म, सॉरी सर, 10 चूज कर 10C एक्स होगा। 10 सी एक्स, 20 सी 10 होगा नीचे ना। हाँ, नीचे 20C 10 होगा, क्योंकि टोटल तो हम 10 ही ले रहे हैं 20 से। हम्म, और ऊपर क्या होगा। ऊपर होगा, सपोज मान लीजिए हम डिफेक्टिव को के ले रहे हैं, मतलब डी से के बॉल ले रहे हैं, तो होगा मेरा DCK इंटू और आगे बोलो, बोलते जाओ, DCK इंटू 10, टोटल 10 है 20 - D तो एंड 10 - K, 10 - D सर। 10 - K 20 - D। ओके, तुम्हारे हाँ अकॉर्डिंग ये हुआ डी सी के के की जगह तुम एक्स सी लिखो, ठीक है, एक्स, ठीक है। हाँ, एक से ठीक है ठीक है, ओके। एंड 20 - D, 10 - X डिवाइड बाई 20 सी 10। सर इसी तरीके से मैंने किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर रिप्लेसमेंट बोला गया है तो तब तो हम बाइनोमियल बोल सकते थे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोला है। तो जब कुछ भी नहीं बोला जाता है तो नॉर्मली हमें तो इसी तरीके से लेना पड़ता है। मैं सही हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सोच जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सर डी और एक्स दोनों अननोन है सर, दो अननोन कैसे हो सकते हैं सर, मतलब वेरिएबल। नाल हाइपोथेसिस में तो डी फिक्स्ड हो जाएगा। यही होगा, हाइपरजेमेट्री होगा, उसने मिस्टेक, मैंने ये किया। तुम्हारा राइट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर गिवन नहीं है विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिकॉज उसने क्या बोला कि डी हमारे पास रैंडम नंबर ऑफ डिफेक्टिव, और डी में ही हमको मतलब डी में ही हम एक्स चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसने लास्ट में एक्स यही दिया है ना। एक मिनट, मैं क्वेश्चन थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले एक्चुअली में क्वेश्चन ओपन नहीं है, मुझे पुराने पेपर में जाना पड़ेगा, ठीक है। वेट अ सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन ओपन ओपन करते हैं।
ओके। करा a sample of size 10 is selected at random a lot containing 20 items of manufactured product। ठीक है, 10 रैंडम सैंपल सेट किया जाता है 20 से। ठीक है, सपोज दैट द नंबर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी इन द लाट अननोन, डी अननोन है। ठीक है, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल, एक्स जो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव है सैंपल में। ठीक है, देखो ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव है, और जी डी है वो है टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, ये है डी। ठीक है, फिर उसने बोला है बी विश टू टेस्ट, टेस्टिंग तो यही है, टेस्टिंग सही है। ठीक है, कंसीडर द रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन उसने दिया है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू के। ठीक है, इस रीजन को उसने बोला है, और के जो है वो एक कांस्टेंट है, और के जो वैल्यू चूज कर रहा है वो ऐसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू के लेस और इक्वल टू 0.05 लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू के माइनस 1। अब बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाइनोमियल बोल रहा है वो बाइनोमियल के बारे में बोले। सर वो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर, मुझे लगा 10 में से 7 सेलेक्ट हो रहा है बस। अभी सर नेक्स्ट थोड़ा सा समझाइए कि यहाँ पे पहला तो सही है, और वो वो ठीक है, पहला सही होगा क्योंकि द टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज। नहीं, पहला नहीं, दूसरा, दूसरा तो सही होगा कि पावर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वो तो सही है, लेकिन आदर्श ऑप्शन क्यों गलत है वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ इसकी टेस्टिंग कैसी है, सर ये अल्टरनेटिव कौन सा कैसा। क्वेश्चन नंबर है? ये इस पेपर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, तुम जस्ट इसके ऊपर चले जाना एक मैसेज, मतलब कल का जो स्लाइड है कल वाले पेपर पे जाना, उस पे ये पेज नंबर है 62। ओके, अच्छा ये बोलो, जो ये बोलो कि ये फैमिली जो है एमएलआर है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हाइपर ज्योमेट्रिक की फैमिली एमएलआर होती है एक्स के टर्म में कि नहीं, ये बताओ पहले। अगर होती है तो इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। तो इंक्रीजिंग होती है ना। इंक्रीजिंग होती है तो इसमें मैंने क्या बोला था कि एक थ्योरम मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव के बेसिस में ही हम लोग अपना यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिसाइड कर देते हैं। तो आपका बात क्लियर नहीं आया मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा। देखो थ्योरम ये बोलती है, एक थ्योरम मैंने लिखाया था पहले दिन जो क्लास था, जो नहीं क्लास ज्वाइन किया वो हाँ थ्योरम लिखा। हाँ। थ्योरम ये है देखो कि अगर टेस्टिंग ऐसी है एच नॉट थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट या इक्वल, ठीक है, बी एस थीटा ग्रेटर थीटा नॉट। ओके, डेटा सेकेंड में थोड़ा थ्योरम ओपन कर लेते हैं।
इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक ही यूज होगा, ठीक है। अगर और देखना है तो ये अमरेन मिश्रा की बुक में क्वेश्चन भी गिवन है, सेम यही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल मैंने जो बोल दिया था वो एक्चुअली में मैंने ये नहीं, कौन से बुक में है सर, कौन से बुक में? ये अमरेंद्र सर कौन मिश्रा, से बुक में है? अमरेंद्र मिश्रा एक प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक मतलब बुक लिखा इन्फ्रेंस की, ठीक है, टेस्टिंग थ्योरी ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस बुक में क्वेश्चन क्या गिवन है कि सेम एज लैंग्वेज गिवन है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। फ्रॉम अ लॉट containing n items of manufactured products, a sample of size n is selected at random and each item in sample is inspected. Let x be a random variable denoting the number of defective items in the sample. The total number of defective items in lots is d. Then the distribution of x is given by hypergeometry. ठीक है। और जो यहाँ x है ना वो x लाई करेगा, देखो x एक्चुअली में मैंने कल क्वेश्चन फास्ट पढ़ा होगा। जो x है ये x लाई करेगा तुम्हारा 0 से 1 टू सो ऑन d तक, बिकॉज हम d से ही तो चूज कर रहे हैं ना x को, तो एक तरह से ये बाइनोमियल है। अगर ये खाली d की बात करता तो ये बाइनोमियल चला जाता, लेकिन हम d से चूज कर रहे हैं तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक चला गया, ठीक है। अगर ओनली नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बात करता ये तो ये क्या जाता, हाइपर बाइनोमियल। लेकिन इसने क्या बात किया है, इसने बात किया कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव से चूज करना है, तो यहाँ हमने हमारे पास दो सैंपल होगा ना, एक तरह से वही व्हाइट और रेड बॉल वाला हो गया ना, इसलिए हाइपर ज्योमेट्रिक चला गया, ठीक है। देन मैंने बोला था कि अगर ऐसी टेस्टिंग है तो जो इसमें यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा तो क्या होता है, जो एमएलआर होगा टी ऑफ एक्स, मान लो एमएलआर है और इसका अल्टरनेटिव जैसा होगा, उस बेसिस पे हम लोग अपना यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसी टेस्टिंग है और उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, मान लो कि x किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है f ऑफ x को, और ये f ऑफ x जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये t ऑफ x मतलब कोई स्टैटिस्टिक्स होगी ना, इस पे एमएलआर है। एमएलआर मतलब क्या है, मोनोटॉन लाइक्लीहुड रेशियो। अब मोनोटॉन लाइक्लीहुड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक्लीहुड थीटा 2 अपॉन एल ऑफ थीटा 1 करेंगे, ठीक है। और ये अगर इंक्रीजिंग है कब, जब थीटा 2 ग्रेटर थीटा 1 होगा, तो एक इंक्रीजिंग होगा जिसके रिस्पेक्ट में जिस भी स्टैटिस्टिक के, तो वो स्टैटिस्टिक तुम्हारी एमएलआर हो जाएगी। एमएलआर को बुक में पढ़ लो एमएलआर क्या है, ठीक है। तो मान लो ये टीएक्स के रिस्पेक्ट में एमएलआर है, तो टीएक्स ग्रेटर इक्वल टू सी तुम्हारा इसका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो जाएगा। और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑलवेज अनबायस होता है, ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर। तो पहला ऑप्शन क्या था, उसने क्या बोला कि x ग्रेटर और इक्वल टू के, तो ये तुम्हारा अब हाइपर ज्योमेट्रिक जो होता है वो x के रिस्पेक्ट में एमएलआर होता है, मतलब उसमें x एमएलआर मिलेगा, ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक में, ठीक है। अब इसको तुम प्रूफ कैसे करोगे हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए, तो मान लो कि जैसे तुमने पी डी ऑफ एक्स लिखा, या ये मान लो डी मतलब डिफेक्टिव था, तो मान लो तुमने लिखा डी ऑफ एक्स तुमने लिखा 20 माइनस डी अपॉन, सॉरी एक्स या के कुछ भी लिख लो, यहाँ के या एक्स कुछ भी लिख लो, ये हुआ 10 माइनस एक्स, ओके, डिवाइड बाई क्या था 20 बाई, सॉरी 20 सी 10 था। अब जैसे इसको तुम्हें चेक करना है कि एम एल आर है कि नहीं, तो तुम क्या करो कि यहाँ पर पी ऑफ डी प्लस 1 पे निकाल लो एक्स पे, और पी ऑफ डी ऑफ एक्स पे निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा डी प्लस 1 डिवाइड बाई 20 माइनस डी एंड तुम्हारा 20 माइनस डी माइनस एन 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तुमको, इसको उसका वो खोल लेना, क्या कॉम्बिनेशन खोल देना, सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पर। तो अब मुझे बताओ ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा तुम्हारा इक्वल टू डी प्लस 1 डिवाइड बाई 20 माइनस डी एंड 10 माइनस डी प्लस एक्स डिवाइड बाई डी प्लस 1 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ कि ये फैमिली जो है तुम्हारी,
ये क्या है, ये पी डी प्लस वन एक्स डिवाइड बाई, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक क्या है, ओनली एक्स है ना, स्टैटिस्टिक एक्स है ओनली, बताओ। हाँ हाँ सर। और डी प्लस वन और डी, तो एक्स के रिस्पेक्ट में नॉन इंक्रीजिंग है कि डिक्री वो नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक्चुअली इंक्रीजिंग होगा, बड़ा होगा तो। ये इंक्रीजिंग एक्स के इधर रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है ना, तो इसमें एक्स जो है ये हाँ इंक्रीजिंग ऊपर हुआ। बड़ा। Sorry. एक्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग मिल गया, तो अब क्या हुआ, एम एल आर एक्स में मिल गया भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग हुआ और ये एम एल आर मिल गया एक्स पे, तो मैंने बोला था कि अगर इंक्रीजिंग फैमिली है तो हम ये थ्योरम लगा देंगे। अब ये थ्योरम लगाने पे तुम्हारा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू सी या के, उसने डिफाइन जो किया है, उसने डिफाइन किया ये सर पहले, सर पहला जो थ्योरम है वो थोड़ा दिखाइए। थ्योरम, हाँ लो। हाँ तो हम यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट निकाल रहे हैं, थीटा टू बाई थीटा वन। हाँ, तो इसमें रैंडम सैंपल कितने का है बताओ। नहीं सर वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ये जो तो रेशियो है ये इनको ही तो नहीं नहीं, ये इंक्रीजिंग रेशियो, या डिक्रीजिंग दिखना। दिस रेशियो एम एल आर के लिए मैंने बताया है, ये एम एल आर चेक करने के लिए बताया था मैंने। हाँ ठीक है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ, ये वो एमएलआर लिख चेक रहा हूँ करने ना का, उस। हाँ, ये एमएलआर ठीक है। चेक करने का क्राइटेरिया मैंने बताया था, और ये मैंने बोला था कि ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, और यही क्रिटिकल रीजन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। जब ये हम्म। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये कब, जब तुम्हारी इंक्रीजिंग फैमिली हो, अगर ये डिक्रीजिंग फैमिली होती टी एक्स, तो डिक्रीजिंग फैमिली में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये मैंने बताया था कि अगर डिक्रीजिंग फैमिली होगी तो तुम्हारा अल्टरनेटिव के बेस पे ना होकर नल नल के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम्म। ये यही तुम्हारा डिक्रीजिंग होता टी एक्स डिक्रीजिंग मिलता, अगर डिक्रीजिंग फैमिली हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग फैमिली में हम लोग यहाँ टी एक्स लेस आर इक्वल टू सी कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और यही यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट, ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अनबायस्ड होता है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट एंड फोर्थ भी तो ट्रू हो गए, सेकंड तो मैं डाउट ही नहीं था, ठीक है। बोलो, समझ में आया, जिसको डाउट था उसको समझ में आया या नहीं। चलो ठीक है, ये वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैंने पेपर सेंड किया है ये वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दिसंबर 2019 का, ठीक है। इस पे पेज नंबर, ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 23 पे आओ, ठीक है, पेज नंबर 23 पे आओ, ठीक है। इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है वो बेजियन इन्फ्लुएंस का है, बाद में करेंगे जब बेजियन करेंगे, ठीक है। 23 पे आओ, क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30,
उसने उसने बोला है कि n और x2 x1 x2 x3 ओके, n है और x2 x1 x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, ये सारे इंडिपेंडेंट एंड नंबरेबल हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है दोनों, दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब x और xi और n तुम्हारे इंडिपेंडेंट हैं। अब उसने बोला कि n जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन लेमडा, और जो xk है, xk ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल k कामा k स्क्वायर, और k ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ओके। देन उसने पूछा वेरिएंस ऑफ एक्स एन प्लस 1, तो बताओ इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स एन प्लस 1। बोलो भाई, इसको कैसे फाइंड करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होगा, वो जो फॉर्मूला है ना, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ ओके, वेरिएंस x गिवन n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन प्लस 1 गिवन एन n प्लस प्लस एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन बाहर होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स एन प्लस 1 गिवन एन। तो अब मुझे ये बताओ कि एक्स एन प्लस 1 गिवन एन, एक्स एन प्लस 1 गिवन एन क्या फॉलो करेगा? एक्स एन प्लस 1 गिवन एन क्या फॉलो करेगा, मतलब एन एक नॉन कांस्टेंट नॉन वैल्यू हो गई, तो ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा क्या, नॉर्मल, नॉर्मल क्या फॉलो करेगा बोलो, एन प्लस 1 नॉर्मल n प्लस 1 एन प्लस 1 होल स्क्वायर, कॉमा, हाँ ओके, नॉर्मल एन प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा अब ये बताओ इसका मीन क्या हुआ, एन प्लस 1, तो वेरिएंस ऑफ तुम क्या करोगे, लिखोगे एन प्लस 1, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इसका क्या हुआ, ये एक नया रैंडम नंबर मान लो ये y हो गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, n प्लस 1, देन वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। देन वेरिएंस ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ n, सो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ n। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो तुम एक्सपेक्टेशन में इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ n इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ n स्क्वायर कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, यही होगा ना, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, ओके। देन 2 लेमडा प्लस 1, ओके, सो दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 1। कोई ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसमें ट्रू हो गया, ठीक है। समझ में आया चीजें या नहीं? जिसको समझ में ना आया हो वो एक बार और समझे, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि देखो इसमें दो केस होते हैं, जैसे इसमें उसने बोला था कि एक्स एन प्लस 1 और एन यहाँ इटसेल्फ रैंडम वेरिएबल है, तो तुम क्या करो कि एन को वैल्यू गिवन कर दो। अब एन को जब तुम एन को गिवन कर दिए तो एन एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगा, मतलब एन एक वैल्यू लेगा, क्या, एन के ले सकता है, एन के प्लस 1 ले सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो अब तुम्हारा जो एक्स एन प्लस 1 गिवन एन है, तो वो ऐसा ही रैंडम वेरिएबल बन गया ना एक्स के टाइप का। जब ये एक्स के टाइप का रैंडम वेरिएबल बन गया तो ये फॉलो कर गया क्या भाई, अगर ये मान लो के है तो यहाँ के लिखोगे तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ के स्क्वायर लिखोगे तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो तुम्हारा y इक्वल टू एक्स एन प्लस 1, इसको मान लो y है। तो अब ये बताओ वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है भाई, नॉर्मल में एक्सपेक्टेशन तो यही होता है n प्लस 1, ओके। देन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ, इसका वेरिएंस क्या है, इसका वेरिएंस भी यही होगा, नॉर्मल का वेरिएंस भी यही होता है, तो नॉर्मल का वेरिएंस ये कर लिए। अब इसमें क्या करना है कि भाई वेरिएंस में ओरिजिन का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो हमने n प्लस 1 को वेरिएंस ऑफ n के इक्वल आएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया,
अब अंडर एक्सपेक्टेशन को हमने अप्लाई कर दिया, अंडर एक्सपेक्टेशन को अप्लाई कर दिया, और एन तुम्हारा पॉइसन लेमडा है, एन तुम्हारा पॉइसन लेमडा को फॉलो कर रहा है। जब पॉइसन लेमडा को फॉलो कर रहा है तो सारे वैल्यू तुम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइसन का वेरिएंस लेमडा होता है, मीन लेमडा होता है। फाइंड कर लो उससे चीजें, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पे? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला कंसीडर द सेट ऑफ ओमेगा ऑफ आर फोर टपल्स। इसका जस्ट नीचे क्वेश्चन है 31, ठीक है। एंड क्वेश्चन आईडी लिख लो, क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी 106, ठीक है। बोला कंसीडर द सेट ओमेगा ऑफ आर फोर टपल, एक ओमेगा जो सेट है फोर टपल का, ठीक है, फोर टपल x1, x2, x3, x4 of integer such that x1 greater or equal to 0 and x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 90, okay. If a point is selected uniformly at random from omega, एक यूनिफॉर्मली पॉइंट हम सेलेक्ट करें, ठीक है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x1 ग्रेटर, अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 गिवन x3 ग्रेटर और इक्वल टू 44, comma x4 greater or equal to 44. बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बोलो। Consider the set omega of R4 tuple x1, x2, x3, x4 of integers such that x ओके सॉरी x1 नहीं है यहाँ पर, x1 नहीं, यहाँ xi ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, xi और i इक्वल टू 1 to 4 है, ठीक है। तो कंडीशन, अच्छा ये बताओ, ये कंडीशन ऐसी कंडीशन दी रहती है यूनिफॉर्मली, बोला फाइंड करना है तुमको यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम द ओमेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली, और ये कंडीशन दी हुई है, ऐसी कंडीशन किस केस में तुमने पढ़ा है? ठीक है, अभी लीव करो, कल इसको सॉल्व करके ना, कल एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कल तुम पहले मल्टीनोमियल पढ़ कर आना, थोड़ा सा मल्टीनोमियल पढ़ कर आना, और एक चीज़ और पढ़ के आना कि इंटीजर और ये कंडीशन दी हो तो हम लोग कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीनोमियल, बाइनोमियल का जो जनरल वर्जन होता है उसे मल्टीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ना, एंड अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ये पढ़ के आना, प्रोबेबिलिटी उसकी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कितने क्या कॉम्बिनेशन, क्या मतलब कितने बेस बनाएंगे, ठीक है, ये पढ़ के आना, ये 12th की चीज़ है, ठीक है।
अब आते हैं हम 34 क्वेश्चन पे। पेज नंबर है बिकॉज इसके ऊपर के क्वेश्चन रिग्रेशन का है, वो अभी बाद में। 25 पेज नंबर में, ठीक है 25 पे बोला लेट x1 x2 xn, लेट x1 x2 xn, x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 कामा, ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल थीटा कामा 1 को। ओके, अब इसने बोल दिया है कि एच नॉट जो है वो है तुम्हारा थीटा इक्वल टू 0, एंड जो तुम्हारा h1 है वो है थीटा लेस 0। ओके, if the UMP test is used and if the observed sample mean is 1, observed mean जो दिया है, observed sample mean वो तुम्हारा कितना है, वो है 1, मतलब x बार बोल दो उसको, ये तुम्हारा 1। देन द टेस्ट इज बायस्ड, पहले उसने बोला टेस्ट इज बायस्ड, दूसरा बोला एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज लेस देन हाफ। बताओ तो टेस्ट बायस्ड है कि अनबायस्ड है? सो यूएमपी है तो अनबायस्ड है। यूएमपी है तो अनबायस्ड है। अभी मैंने बोला कि अगर यूएमपी टेस्ट होगा तो अनबायस्ड होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकेंड बोला एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सर पी वैल्यू फाइंड कर ले, फिर उससे अगर पी वैल्यू अगर 5% और 0.05 से लेस होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पी वैल्यू 0.05 पी से वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी आएगी, पी वैल्यू क्या आएगी? पी वैल्यू क्या होगा बोलो? अच्छा ये बताओ पहले कि इसमें क्रिटिकल रीजन कैसा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन मॉड में लेस और इक्वल टू के। मॉड में क्रिटिकल रीजन क्यों यूज कर रही हो? सर मॉड नहीं होगा यहाँ पर, अल्टरनेटिव से लेस देना। ये होगा एक्स बार लेस और इक्वल टू के। ओके यही होगा ना भाई यस अच्छा जो मैथ का बच्चा है उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, बिकॉज ये स्टैटिस्टिक वालों को नहीं समझ में आएगी तो मैथ वालों को तो अभी हवा नहीं लगेगी। देखो ये क्या होता है ना, मैंने बताया ना कि हम MLR फाइंड करते हैं। मैंने बताया कि MLR याद कर लो एक तरह से, अगर तुम फाइंड नहीं कर पा रहे हो ना, MLR कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में कभी नहीं बदलता। जैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन में ना थीटा के लिए जो MLR होगा ना वो सैंपल मीन, मतलब मीन ही होगा, एक्स बार ही होगा। और मैंने बोला ना कि अल्टरनेट देख लो, अल्टरनेट लेस टाइप में है तो कुछ नहीं करना, आंख मूंद के एक्स बार लेस के कर दो, हो गया। अब कुछ भी हो ना, तुम वेरीफाई करो चाहे ना करो, यही एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम बोल दी है, ठीक है। इस थ्योरम ने एक्चुअली थ्योरम कहती है कि ये इस टाइप का ही क्रिटिकल रीजन मिलेगा। अब देखो ये के की वैल्यू कुछ भी हो तुमसे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज हम जब टेबल का यूज करते हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ के की वैल्यू एन के टर्म में या सिग्मा के कुछ मतलब नहीं है, जेड के टर्म में कोई मतलब नहीं है, के बस लिख दो यहाँ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही तो आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ये नहीं देखना। तो ये क्रिटिकल रीजन होगा, तो क्रिटिकल रीजन अगर तुम्हारा इस टाइप का है एक्स बार लेस के, तो इसमें पी वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो? पी वैल्यू भी अल्टरनेटिव के बेसिस में ही दी जाती है। बोलो पी वैल्यू भी अल्टरनेटिव के बेसिस में दी जाती है नहीं? यस सर। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स बार लेस के गिवन थीटा इक्वल टू 0, और सैंपल मीन कितना दिया? सैंपल मीन क्या दिया? सैंपल मीन इज 1। यस तो तुम माइनस करोगे तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, जेड लेस आर इक्वल टू, बोलो यहाँ से पी वैल्यू क्या आएगी? कितने का रैंडम सैंपल, एन का? यस सर, एन दिया नहीं है सर, एन नहीं है।
n दिया नहीं है तो तुम n को इसको जब तुम चेंज करोगे तो x बार माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार मतलब थीटा डिवाइड बाई सिग्मा अपान रूट n। ओके, सिग्मा इक्वल टू 1 है, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, लेस ये क्या हो जाएगा k माइनस थीटा डिवाइड बाई 1 अपान रूट n। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस रूट n एंड k माइनस थीटा। ओके, अब ये बताओ, हाँ ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू का हम यूज करेंगे, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू z के टर्म में क्या आती है, निगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, सर पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी सर। निगेटिव होगी। सर जेड अल्फा, जेड 1 माइनस अल्फा ना। तुम लोग बताओ निगेटिव हो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, जेड 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा और जेड माइनस अल्फा इक्वल होगा ना, यस सर। तो ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव, सर निगेटिव होगा ना सर, जीरो से सर राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा ना। तो इसमें p वैल्यू क्या आएगी, n को इन्फिनिटी 10 कर दो, जब n दिया ही नहीं है कुछ, पेपर कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या मुझे, n दिया नहीं है, अगर n को तुम इन्फिनिटी चेंज करोगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेस तो ये तो जीरो जाएगी ना p वैल्यू, तो जब p वैल्यू जीरो जाएगी तो जीरो से, अब तुमने क्या बोला p वैल्यू से, अब बताओ सेकेंड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, बोलो जिसने बोला था सेकेंड ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अच्छा रिजेक्शन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और p वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, बोलो भाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लो और p वैल्यू, इसमें कैसे हम रिजेक्ट करते हैं, टेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बोलो।